चंद्रपुर राज्य में राजा बलदेव सिंह का शासन था। उनकी बेटी राजकुमारी चंद्रा अत्यंत सुंदर थी। उसके जन्म के समय माता पिता ने उसका भविष्य जानने के लिए राज्य के ज्योतिषी से सलाह ली थी। राज्य ज्योतिषी ने बताया था कि राजकुमारी बहुत भाग्यशाली होगी। ये भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। जैसे जैसे वह युवा होने लगी, उसकी सुंदरता बढ़ती गई। जब वह बोलती तो ऐसा लगता मानो उसके अधरों से मोती झरते हो, और जब वह चलती तो उसके पैरों के दोनों ओर बहुमूल्य रत्न प्रकट होने लगते। राजकुमारी के जन्म के बाद राजा बलदेव सिंह अपनी संपत्ति और समृद्धि में तेजी से वृद्धि करते गए और क्षेत्र के सबसे धनी राजा बन गए। राजकुमारी के पास एक विशेष गुण था, उसने सोने की एक माला धारण की हुई थी, जो उसके जन्म के समय से ही उसके गले में थी। जब इस माला के बारे में माता पिता ने ज्योतिषी से पूछा तो उन्होंने बताया, यह माला उसकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। इसे कभी भी उसके गले से न उतारा जाए और इसकी सदा रक्षा की जाए। रानी ने राजकुमारी को इस बारे में समझाया और उसने इस माला को हमेशा अपने गले में धारण किया। जब राजकुमारी युवा हुई तो उसके जन्मदिन पर राजा ने उसे सोने की सुंदर चप्पलें उपहार में दी। राजकुमारी ने अपने पिता का आभार व्यक्त किया और अपनी सेविकाओं के साथ वे चप्पल पहनकर पहाड़ों में चहलकदमी करने लगी। ये चप्पलें उसकी नाजुक पैरों की सुंदरता और बढ़ा देती थी। एक दिन राजकुमारी अपनी सेविकाओं के साथ पहाड़ों पर फूल इकट्ठा कर रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और उसकी एक चप्पल पहाड़ी की खड़ी ढलान से नीचे गिर गई। राजकुमारी ने अपने सेवकों को चप्पल ढूंढने भेजा, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी चप्पल नहीं मिली। जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी इस चप्पल को ढूंढ कर लाएगा, उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। कई प्रयासों के बावजूद कोई भी राजकुमारी की चप्पल ढूंढ नहीं पाया। कुछ समय बाद एक दिन रत्नपुर का एक युवा राजकुमार उन पहाड़ों से गुजर रहा था। जंगल के बीच उसे एक चमचमाती हुई चप्पल दिखाई दी। उसने चप्पल उठाए और अपने महल लौटकर अपनी माँ को दिखाए। उसकी माँ ने चप्पल देखकर कहा, ये किसी सुंदर राजकुमारी की चप्पल होगी। यदि चप्पल इतनी सुंदर है तो उसकी मालिकिन कितनी सुंदर होगी। राजकुमार की माँ ने अपने दूतों को चारों दिशाओं में ये पता लगाने भेजा कि यह चप्पल किसकी है। कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिली, लेकिन कुछ समय बाद यात्रियों ने बताया कि एक दूरस्थ चंद्रपुर में एक राजा रहता है, जिसकी बेटी की एक सोने की चप्पल खो गई थी। ये सुनकर राजकुमार की माँ ने कहा, ये चप्पल निश्चित ही उसी राजा की बेटी की है। अब तुम्हें उस राज्य में जाकर चप्पल लौटानी चाहिए। अगर राजा तुम्हें इनाम के रूप में धन संपत्ति दे तो उसे अस्वीकार कर देना और केवल राजकुमारी का हाथ मांगना। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उसकी माँ ने कहा। लंबी यात्रा तय करने के बाद वह चंद्रपुर के राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा से कहा, मुझे आपकी बेटी की यह चप्पल जंगल में मिली थी, मैं इसे लौटाने आया हूँ। राजा इस बात से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। मैं तुम्हें घोड़े, सोना, चांदी या अन्य कोई वस्तु दे सकता हूँ। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं एक रत्नपुर के राजा का पुत्र हूँ। मैंने लंबी यात्रा करके ये चप्पल लौटाई है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। यदि आप मुझे उसके साथ विवाह करने की अनुमति दें तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। राजा ने कहा, ये हमारे हाथ में नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं करूंगा। यदि उसे कोई आपत्ति न हो और वह आपको पसंद करे तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। जब राजकुमार महल के अंदर आ रहा था तब राजकुमारी ने उसे देखा। वह अपने पिता के पास गई और अपनी खोई हुई चप्पल पाकर बहुत प्रसन्न हुई। ये जानकर कि राजकुमार वही व्यक्ति है जो चप्पल लौटाने आया है, उसने विवाह के लिए सहमति दे दी। दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने राजा से कहा कि वह अब अपनी पत्नी के साथ अपने प्रदेश लौटना चाहता है। राजा और रानी ने सहर्ष अनुमति दे दी। राजा ने कहा, ये हमारी आंखों का तारा है, इसका ध्यान रखना और यह जो इसके गले में सोने का हार है, इसे कभी न उतारने देना, क्योंकि इसी में इसकी जान है। राजा, रानी और दरबारियों ने राजकुमार और राजकुमारी को हाथी, घोड़े, सोना, चांदी और कई उपहारों के साथ विदा किया। जब रत्नपुर के राजा और रानी ने अपने बेटे को एक अति सुंदर बहू के साथ आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। इस खुशी के माहौल में राजकुमारी अपने पति के साथ वहां रहने लगी। लेकिन समस्या ये थी कि राजकुमार का पहले से विवाह हो चुका था। उसकी पहली पत्नी एक साधारण लड़की थी जिसे राजा और रानी अधिक पसंद नहीं करते थे। नई बहू के आने से राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पुत्र को एक सुलक्षणी पत्नी मिल गई है।
राजकुमार भी अत्यंत खुश था, लेकिन पहली पत्नी नई बहू को देखकर ईर्ष्या करने लगी और उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगी। राजकुमार के वृद्ध माता पिता ने इस स्थिति को देखकर नई बहू, जिसका नाम चंद्रा था, को चेताया कि वह पुरानी बहू से सावधान रहे। लेकिन चंद्रा ने कहा, वह तो मेरी बहन जैसी है, मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं। मैं उससे प्यार करती हूँ और वह भी मुझे प्यार करती होगी। राजा और रानी चंद्रा के विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वे पुरानी बहू के स्वभाव से परिचित थे। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा। एक दिन राजकुमार को दूर देश की यात्रा पर जाना पड़ा। उसने चंद्रा को अपने साथ ले जाना उचित नहीं समझा और अपने माता पिता से कहा, मेरी पत्नी का ध्यान रखना और ये देखना कि पुरानी बहू कोई शरारत न करे। राजकुमार के जाने के बाद पहली बहू चंद्रा के पास गई और बोली, हम दोनों बहनें जैसी हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। चंद्रा ने इस पर सहमति जताई और उसे अपने गहने और अन्य कीमती चीजें दिखाने लगी, जो वह अपने पिता के घर से लाई थी। पहली बहू ने चंद्रा से पूछा, तुम हमेशा ये सोने की माला क्यों पहनती हो? चंद्रा ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी रक्षा करती है, मेरा जीवन इससे जुड़ा है, यह हार सदा मेरे गले में रहेगा। ये सुनकर पहली बहू के मन में एक योजना बन गई। उसने अपनी विश्वासपात्र सेविका को बुलाया और कहा, आज रात चंद्रा के गले से यह हार चुराना। जैसे ही यह हार उसके गले से उतरेगा, उसके प्राण चले जाएंगे। सेविका ने आदेश का पालन किया। रात को जब चंद्रा गहरी नींद में थी, सेविका ने उसके गले से हार उतार लिया और अपने गले में डाल लिया। हार के हटते ही चंद्रा प्राणहीन हो गई। अगली सुबह राजा और रानी अपनी प्यारी बहू से मिलने गए। उन्होंने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वे अंदर गए तो देखा कि चंद्रा बेसुध पड़ी थी। उसका शरीर ठंडा हो चुका था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने सेवकों से पूछा, क्या रात में कोई यहाँ आया था? सेवकों ने जवाब दिया, न तो कोई आया था, न ही वह बीमार लग रही थी। राजा ने राजवैद्य को बुलाया, लेकिन उसने कहा, राजकुमारी के शरीर में प्राण नहीं है। राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रा के शरीर को महल के पास एक मंडप में रखवाया और कहा कि राजकुमार के लौटने पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। आश्चर्य की बात यह थी कि चंद्रा का शरीर न तो खराब हो रहा था और न ही उसमें कोई परिवर्तन हो रहा था। राजा और रानी हर रोज मंडप के पास जाकर उसकी शांत सुंदर छवि देखकर शोक में डूब जाते। कुछ दिनों बाद राजकुमार यात्रा से लौटा। उसे मंडप के पास ले जाया गया। चंद्रा का चेहरा वैसा ही था जैसा पहले था, उस पर वही लाली थी, मानो वह सो रही हो। टूटे दिल से राजकुमार अपनी पत्नी को देखता रहा। राजकुमार अपनी पत्नी चंद्रा के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहा था। वह मंडप के पास चंद्रा के निश्चल शरीर को देखकर इस कदर दुखी था कि उसे लगने लगा कि कहीं वह शोक में अपनी जान न गंवा दे। वह अपने भाग्य को कोस रहा था कि उसे दूर प्रदेश की यात्रा पर जाना पड़ा और वह चंद्रा के अंतिम क्षणों और संवादों से वंचित रह गया। वह पूरा दिन मंडप के सामने बैठा रहा। शाम के समय जब उसे महल ले जाने की कोशिश की गई तो वह जाने को तैयार नहीं हुआ और चंद्रा को देखते हुए कहने लगा, शायद ये तुम्हारे अंतिम दर्शन है। ना जाने कल मैं रहूं या ना रहूं, मेरी प्यारी पत्नी, मेरी चंद्रा। राजा और रानी को लगा कि उनके पुत्र का ये दुख उसे पागल कर देगा। उन्होंने निर्णय लिया कि अगले दिन उसे मंडप जाने से रोकेंगे। उधर सेविका ने वही सोने का हार पहना हुआ था जिसे उसने चंद्रा के गले से चुराया था। वह हर रात सोने से पहले हार उतार देती और सुबह जागते ही उसे फिर से पहन लेती। जब हार उसके गले से हटता तब चंद्रा के शरीर में प्राण लौट आते। रात के समय चंद्रा जागती, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चल सकी। एक रात चंद्रा को जब होश आया तो उसने देखा कि उसका हार गले में नहीं है। उसे समझते देर न लगी कि कोई यह हार चुरा ले गया है। उसने सोचा कि सुबह होते ही वह महल में घुसकर अपना हार ढूंढेगी, लेकिन सुबह से पहले सेविका हार पहन लेती थी, जिससे चंद्रा फिर से बेसुध हो जाती। रात को चंद्रा तालाब के पास पानी पीने जाती, क्योंकि खाने पीने के अन्य साधन उसके पास नहीं थे। जब वह तालाब तक जाती तो उसके चलने से रत्न और जवाहर गिरते रहते। अगले दिन जब राजकुमार मंडप के पास गया तो उसने तालाब की ओर जाते हुए कुछ कीमती रत्न और जवाहर देखे। उसे लगा कि चंद्रा के शरीर में अभी भी प्राणों का कोई अंश बचा है। वह दिन भर मंडप के पास बैठा रहा, लेकिन चंद्रा का शरीर न हिला। अगली रात राजकुमार ने चंद्रा को मंडप से तालाब की ओर जाते देखा। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने उसे पहचान लिया। तालाब की ओर बढ़ते हुए चंद्रा के पीछे फिर रत्न बिखरने लगे। राजकुमार ने पुकारा, चंद्रा, मैं तुम्हारा पति हूँ। चंद्रा ने आवाज पहचान ली और मंडप के पास लौट आए। वहां जलते दीपक की रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को देखा।
चंद्रा ने कहा, मैं ही आपकी चंद्रा हूँ, पर दिन के समय मैं मर जाती हूँ। किसी ने मेरा जीवन हार चुरा लिया है। राजकुमार ने उसके गले की ओर देखा, लेकिन वहाँ हार नहीं था। वह बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हार ढूंढ लाऊंगा। अगले दिन सुबह राजकुमार महल लौट आया। उसने सभी नौकरों और सेवकों को बुलाया। जैसे ही उसकी नजर सेविका के गले में पड़े हार पर पड़ी, उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उसे गिरफ्तार किया जाए। सेविका डर गई और उसने सारी सच्चाई बता दी, कैसे पहली बहू ने उसे चंद्रा का हार चुराने का आदेश दिया था। ये सुनकर राजकुमार ने पहली बहू को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया। दोनों को कारागार में डाल दिया गया। हार लेकर राजकुमार अपने माता पिता के साथ मंडप पर पहुंचा। जैसे ही उसने चंद्रा के गले में हार पहनाया, उसकी प्राण शक्ति लौट आई। चंद्रा की आंखें खुल गईं और वह फिर से जीवित हो उठी। राजा और रानी के चेहरे पर खुशियों की चमक लौट आई। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई और चारों ओर उत्सव मनाया जाने लगा। इसके बाद बूढ़े राजा और रानी, राजकुमार और चंद्रा सुख शांति से रहने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। ओम नमः शिवाय।